नमस्कार बच्चों, मैं गोपाल यादव फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें अपन जो चैप्टर फर्स्ट का शेष भाग था उसको आज कंप्लीट करेंगे। देखिए, सबसे पहले आज हम बात करेंगे मृत जीवी। मृत जीवी क्या होता है? ऐसा जीव जो मृत पदार्थों को खाकर अपना जीवन यापन करता है या किसी सड़ी गली हुई वस्तु पे अपना जीवन यापन करता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, बरसात के दिनों में सांप की छतरी जिसको आप बोलते हो, साइंस की लैंग्वेज में जिसको मशरूम बोलते हैं, वो क्या है? मृत जीवी पादप होता है। वो सड़े गली वस्तुओं के ऊपर उगता है और वहाँ से अपना पोषण प्राप्त करता है। तो देखिए, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं मृत जीवी। सबसे पहले छत्रक या मशरूम। देखिए, आपने बाज़ार में छत्रक या मशरूम बिकते देखे होंगे। वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियाँ अथवा तनों या छाल पर छाते के समान संरचनाओं के गुच्छे भी आपने देखे होंगे। आइए देखें कि जीवन यापन हेतु इन्हें किस प्रकार के पोषकों की आवश्यकता होती है और वे उन्हें कहाँ से प्राप्त करते हैं। देखिए, बूझो जानना चाहता है कि ये जीव अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं। इनमें प्राणियों के समान मुख नहीं होता, ये हरे पादपों के समान भी नहीं होते, इनमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, अतः ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का संश्लेषण नहीं कर सकते। देखिए, जो मृत जीवी होते हैं इनके अंदर जो क्लोरोफिल होता है वो क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है। और हम इस चैप्टर में बात कर रहे हैं पेड़ पौधों में पोषण की। और पेड़ पौधों में पोषण के लिए जो मेन जो जिम्मेदार होता है वो होता है क्लोरोफिल। अब वो क्लोरोफिल तो इस मशरूम या छत्रक के अंदर है नहीं, वो तो अनुपस्थित है, तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन नहीं बना सकता। इसलिए मैंने पहले ही आपसे कहा कि मशरूम एक मृत जीवी है जो सड़े गले पदार्थों के ऊपर उगता है और वहीं से अपना भोजन प्राप्त करता है। तो देखिए, इसके लिए एक एक्टिविटी बेस्ड कार्य आपको बताया गया है। देखो, ब्रेड या डबल रोटी का एक टुकड़ा लेकर इसे जल में भिगो लें। इसे किसी नम एवं उष्ण स्थान पर 2 से 3 दिन के लिए रख दीजिए अथवा उस समय तक रखा रहने दीजिए जब तक कि उस पर रोएं जैसी संरचना दिखाई न दे। देखिए, रोएं जैसी संरचना आपने भी देखा होगा, बरसात के दिनों में आप लोग डबल रोटी यूज करते हो। डबल रोटी क्यों? अगर सिंपल चपाती, जो साधारण चपाती हमारे घरों में बनती है, उसको भी अगर आप कुछ समय के लिए बरसात में खुला रख दें तो उसके ऊपर भी आपको रोए, रुई जैसे रोए दिखाई देने लगेंगे। ये रोए क्या है? ये एक तरीके का मृत जीवी पादप होता है, सूक्ष्म पादप होता है, जो कि इसके ऊपर नमी की उपस्थिति में ग्रो करना स्टार्ट कर देता है, जिसको हम कवक या फंजाई कहते हैं। अचार के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा कि एक फफूंद सी निकल आती है। वो फफूंद भी क्या है? वो फफूंद भी एक तरीके से एक मृत जीवी जो जीव होता है वो होता है। उस पर भी क्या होता, वो भी क्या होता है, उससे अपना पोषण प्राप्त करता है। देखिए, किसी आवर्तक लेंस अथवा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनका अवलोकन कीजिए। आवर्तक लेंस का मतलब होता है किसी सूक्ष्म वस्तु को बड़ा करके दिखा दे, उसको हम आवर्तक लेंस बोलते हैं। सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्मदर्शी भी उसी को कहा जाता है। ये थोड़ा इसका लेटेस्ट वर्जन होता है। आवर्धक लेंस में तो एक लेंस आप लोगों ने देखा होगा, कई बार बच्चे उससे खेलते भी है, सूर्य के प्रकाश में उसको कर देते हैं और उसके नीचे कागज़ लगा देते हैं तो कागज़ जल जाता है, क्योंकि वो सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को एक पॉइंट पे फोकस करके उस कागज़ के ऊपर डालता है। तो ठीक इसी प्रकार का आवर्धक लेंस होता है। अपने प्रेक्षणों को नोटबुक में लिखिए। बहुत संभव है कि आपको रुई के धागों के समान संरचनाएं दिखाई पड़े। तो बिल्कुल क्लियर आपको रुई के धागों की तरह कुछ रेशे रेशे से डबल रोटी के ऊपर नज़र आएंगे। वो रेशे क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव होते हैं। ये जीव कवक या फंजाई कहलाते हैं। जो रुई के रेशे की तरह जो सूक्ष्म जीव आपको दिखाई दे रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? ये एक प्रकार का सूक्ष्म पादप होता है जिसको कवक या फंजाई कहते हैं। इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि भिन्न प्रकार की होती है। ये मृत एवं विघटनकारी वस्तुओं की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं तथा उसे साधारण व विलय रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तत्पश्चात वे इस विलयन को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। देखिए, इनकी पोषण प्रणाली भिन्न प्रकार की होती है। कैसी होती है? भिन्न प्रकार की। ये क्या करते हैं? मृत एवं विघटनकारी, यानी जो सड़ने वाले वस्तुएं होती हैं, मृत पदार्थ होते हैं, उनके ऊपर ये उगते हैं। और आप डबल रोटी को रख दीजिए, कुछ दिन बाद वो सड़ने लग जाती है,
ख़राब हो जाती है, उसका कारण ही यही होता है कि उसके ऊपर ये कवक क्या हो जाता है, पनपना स्टार्ट कर देता है। और ये क्या करते हैं, अपने पाचक रसों को उसके ऊपर छोड़ते हैं, किसके ऊपर, उस भोज्य पदार्थ के ऊपर, और उनको विलय रूप में परिवर्तित करके फिर उससे क्या करते हैं, अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो ब्रेड तो आपने सिंपली देखी होगी, खूब देखने को मिलती है। देखिए आपको दिखाया भी गया है, ये ब्रेड के ऊपर, ये यहाँ पे कुछ ब्रेड एकदम वाइट वाइट होता है, लेकिन ये यहाँ पे ब्रेड ख़राब हो चुका पूरी तरह से। और इसके ऊपर ये जो सफ़ेद सफ़ेद सा या पीलापन लिए हुए जो चीज़ दिख रही है, उसको अलग से यहाँ दिखाया गया है। ये रुई के रेशों के समान होते हैं, जो कि कवक या फंजाई होता है। देखिए इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृत जीवी पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है, मृत जीवी पोषण कहलाता है। जिसके अंदर जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषण प्राप्त करता है या पोषक तत्व प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं, मृत जीवी पोषण कहते हैं। मृत जीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव मृत जीवी कहलाते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है कि जो जीव मृत जीवियों से अपना पोषण प्राप्त करेगा वह मृत जीवी कहलाएगा। कवक अचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं। बरसात के दिनों में अगर आपके चमड़े के शूज़ हैं, उनको आप कुछ दिन के लिए रख दीजिए, उसके अंदर भी आपको ये फफूंद नज़र आएगी, यानी कि उस जूते का जो चमड़ा है उसके ऊपर भी आपको ये फंजाई मिलेगी, ये कवक मिलेगा। ये उन स्थानों पर भी उगते हैं जो नम एवं उष्ण होते हैं। अब देखिए ज़रूरी नहीं है कि बरसात के दिनों में ही ये चीज़ हो, ये नम और उष्ण दोनों प्रकार के मौसम में आपको देखने को मिलेंगे। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियाँ प्रदान करती है। वर्षा ऋतु के अंदर ये अधिक देखने को मिलते हैं। इसका कारण क्योंकि वर्षा ऋतु इनकी वृद्धि के लिए अच्छी जो परिस्थितियाँ होती है वो उपलब्ध करवा देती है। इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट अथवा अनुपयोगी हो जाती है। अपने अभिभावकों से कवक द्वारा होने वाले नुकसान पर चर्चा कीजिए। देखिए आगे फिर से एक पहेली दिखाई गई है आपको। पहेली को याद है कि उसके सुंदर जूते, जिन्हें वह विशेष अवसरों पर पहनती थी, वर्षा ऋतु में कवक के कारण खराब हो गए। वह जानना चाहती है कि वर्षा ऋतु में कवक अचानक कैसे प्रकट हो जाते हैं। तो देखिए पहले बात कर ली कि वर्षा ऋतु में कवकों की वृद्धि के लिए जो परिस्थितियाँ होती है वो उपयुक्त होती है, इसलिए वर्षा ऋतु के अंदर कवक या फंजाई आसानी से विकसित होते हैं, ग्रो करते हैं और वस्तुओं को खराब कर देते हैं। आगे बात करते हैं। देखिए सामान्यतः कवक एक बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। मतलब ऐसा क्यों है कि कवक जो है अपने आप ही क्या करते हैं, उगना स्टार्ट कर देते हैं। बरसात का मौसम होते ही या नमी का मौसम आते ही कवक जो है अपने आप पनपना स्टार्ट कर देते हैं। इसका कारण ही यही होता है कि कवकों के जो बीजाणु होते हैं, अर्थात उनके जो बीज होते हैं, वो हवा के अंदर तैरते रहते हैं, और जैसे ही बारिश का मौसम आता है उन्हें अंकुरित होने के लिए, ग्रो करने के लिए उपयुक्त वातावरण मिल जाता है, और वो मृत पदार्थों के ऊपर अपना जो जीवन है वो स्टार्ट कर देते हैं। जब वे किसी भी ऐसे जैव पदार्थ तथा उत्पाद पर बैठते हैं जो नम एवं उष्ण हो, तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। क्या करते हैं, इनके जो बीजाणु होते हैं वो हवा में तैरते रहते हैं। जैसे ही उपयुक्त परिस्थितियाँ आती है, ये किसी मृत पदार्थ के ऊपर बैठते हैं और वहाँ पर अंकुरित हो जाते हैं, जिससे नया कवक जन्म ले लेता है। क्या अब आप बता सकते हैं कि हम अपनी वस्तुओं को कवक द्वारा खराब होने से किस प्रकार बचा सकते हैं? तो सिंपल सी बात है कि आप उनको नमी से बचाइए, नमी से दूर रखिए। फिर से एक पहेली आती है। देखो बूझो को याद है कि उसके दादा जी ने बताया था कि एक बार उनकी गेहूं की फसल कवक द्वारा नष्ट हो गई थी। वह जानना चाहता है कि क्या कवक रोग कारक भी होते हैं। देखिए जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं वो मनुष्य के मित्र भी होते हैं, तो मनुष्य के शत्रु भी होते हैं। ये मनुष्य को फ़ायदा भी पहुंचाते हैं, तो मनुष्य को नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो आगे इसी की बात करते हैं अपन। देखो पहेली ने बताया कि यिस्ट एवं छत्रक जैसे अनेक कवक उपयोगी भी हैं, परंतु कुछ कवक पादपूर्ण जंतुओं एवं मनुष्यों में रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ कवकों का उपयोग औषधि के रूप में भी होता है। देखिए जो आपका यीस्ट है
और जो छत्रक है यानी जो जी मशरूम है, ये तो क्या है, उपयोगी प्रकार के कवक हैं, लाभदायक हैं, यानी कि मनुष्य के मित्र है। परंतु कुछ कवक ऐसे भी होते हैं जो पादपों को, जंतुओं को या मानव को नुकसान पहुंचाते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। आगे देखिए इसी बारे में बात करते हैं। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा सहजीवी से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, जब दो जीव एक दूसरे को बिना नुकसान पहुंचाए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए साथ साथ रहते हैं, तो इस प्रकार के संबंध को हम क्या कहेंगे? सहजीवी संबंध कहेंगे। जैसे कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं, वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। वृक्ष के लिए इस संबंध का विशेष महत्व है। तो कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जो वृक्षों की जड़ों में रहते हैं, वहाँ पर वो क्या करते हैं? जल और पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है, और वृक्ष देखिए वृक्षों को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषक के अवशोषण में सहायता मिलती है। वृक्ष के लिए इस संबंध का विशेष महत्व होता है। इसी सेशन में आगे हम बात करें कि लाइकेन एक प्रकार का सूक्ष्म जीव होता है जो कि क्या है? सहजीवन का एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। देखिए इसमें क्या होता है कि लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं। इनमें से एक शैवाल होता है तथा दूसरा कवक होता है। शैवाल और कवक ये दोनों ही सूक्ष्म पादप हैं जो साथ साथ रहते हैं। अब हमें पता है कि हमने पढ़ा था कि शैवाल में क्या होता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पाया जाता है तो शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाता है, इसलिए ये स्वपोषी कहलाता है। लेकिन हमने बात करी कि कवक में कोई क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसलिए कवक क्या करता है? कवक आपका जो मृत जीवी होते हैं उनके ऊपर अपनी वृद्धि करता है और वहाँ से पोषण प्राप्त करता है। लेकिन कवक अगर शैवाल के साथ मिल जाए तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? लाइकेन बनाते हैं। इसमें जो शैवाल होता है वो कवक का पोषण करता है, ठीक है। देखिए, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता, कवक शैवाल को रहने का स्थान यानी कि आवास, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। कवक तो क्या करेगा? शैवाल को रहने का आवास स्थान उपलब्ध कराता है, जल और पोषक तत्वों का अवशोषण करके उसको देता है। बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जो संश्लेषित भोजन करता है या भोजन का संश्लेषण करता है, वो ये शैवाल किसको उपलब्ध करवाता है? कवक को उपलब्ध करवाता है। इसलिए इन दोनों का जो एग्जाम्पल हुआ या इन दोनों का जो जीवन हुआ वो एक सहजीवी संबंध का उपयुक्त उदाहरण हुआ। आगे बात करते हैं हम, मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। देखिए, लगातार फसल हम उगाते जाते हैं तो मृदा में पोषक पदार्थों की कमी हो जाती है। पेड़ पौधे उन पोषक पदार्थों को ग्रहण करके ख़त्म कर देते हैं। तो इन पोषक पदार्थों की पूर्ति हम मृदा में किस प्रकार करें? देखो, क्या आपने किसानों को अपने खेतों में अथवा माली को बगीचे के लोन में एक गमले में खाद अथवा उर्वरक डालते देखा है? आपने अच्छे से देखा होगा कि जो खेती करने वाला किसान होता है या जो माली होता है वो अपने बगीचे में लगे हुए पेड़ पौधों में खाद डालता है, उर्वरक डालता है। गोबर की खाद डालते हुए आप लोगों ने देखा होगा, किसान को देखा होगा कि जो यूरिया खाद के कट्टे होते हैं वो मार्केट से परचेज करके लाता है और यूरिया खाद अपनी फसल के अंदर देता रहता है और फिर उसकी सिंचाई करता है। वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि मृदा के अंदर पोषक पदार्थों की कमी हो जाती है, उनकी पूर्ति करने के लिए वो उसके अंदर उर्वरक और खाद डालता है। आप पढ़ चुके हैं कि पादप मृदा से खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं। हमें मालूम है कि जो पादप होते हैं वो मिट्टी से लगातार कंटिन्यूअस जो पोषक पदार्थ होते हैं उनका अवशोषण करते रहते हैं, अतः मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। देखिए, मृदा में इनकी जो मात्रा होती है वो लगातार क्या होती जाती है? कम होती जाती है। अतः मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक होते हैं। देखिए, उर्वरक और खाद में क्या होते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे पोषक पदार्थ होते हैं। पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में उनकी मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है। इसलिए इसकी पूर्ति करने के लिए मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध बनाने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। यदि हमें पादप
पादप के पोषण की आवश्यकता के बारे में ज्ञान हो तो हम न केवल पादपों को उगा सकते हैं बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं। अब देखिए, जैसे मनुष्य में रोग होते हैं, किसी पोषक तत्व की कमी की वजह से वो कुपोषण का शिकार हो जाता है। मैंने प्रारंभ में बात करी थी, जब चैप्टर स्टार्ट किया था उस समय अपन ने बात करी थी कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण और मिनरल्स वगैरह जो भी होते हैं या विटामिन्स होते हैं, इनकी कमी अगर हो जाती है तो मनुष्य कुपोषण का शिकार हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से अगर मृदा के अंदर इन पोषक पदार्थों की कमी हो जाती है तो जो आपकी फसल है, जो आपका पौधा है, जो आपका पादप है, वो भी क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, उत्पादन क्षमता घट जाएगी, रोगग्रस्त हो जाएगा। अतः अगर हमें इन पोषकों के बारे में उचित जानकारी प्राप्त हो और इनकी पूर्ति किस प्रकार करते हैं वो विधि हमें पता हो तो हम अच्छे से फसल तैयार कर सकते हैं, अच्छे से पादपों को तैयार कर सकते हैं, उन्हें स्वस्थ रख सकते हैं। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट में तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है, लेकिन जब प्रोटीन की बारी आती है तो प्रोटीन के लिए एक और तत्व की आवश्यकता होती है और वो होता है नाइट्रोजन। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। जैसे ही आप फसल काट लेते हो तो मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा से कमी हो जाती है। इसकी पूर्ति कैसे की जाए मिट्टी के अंदर? देखिए, यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, हमें पता है कि वायु के अंदर लगभग 78% नाइट्रोजन मौजूद है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि पेड़ पौधे या पादप डायरेक्टली वातावरण से नाइट्रोजन को अवशोषित नहीं कर सकते, परंतु पादप इसका उपयोग उस प्रकार करने में असमर्थ होते हैं। पादप क्या करते हैं? वातावरण से सीधे नाइट्रोजन को अवशोषित करने में असमर्थ होते हैं। जैसे कि वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जब प्रकाश संश्लेषण में वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं तो डायरेक्ट वातावरण से पेड़ पौधे सीधे उसको ले लेते हैं, लेकिन नाइट्रोजन को वो सीधे नहीं ले पाते हैं। पौधे नाइट्रोजन को विलय रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। अब पौधे क्या करेंगे? जो वातावरणीय नाइट्रोजन है उसको विलय रूप में ही लेते हैं। तो अब आखिर उसको विलय रूप में कैसे कन्वर्ट करें? तो देखिए, इसके लिए एक जीवाणु होता है जिसको हम राइजोबियम जीवाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? राइजोबियम जीवाणु कहते हैं। ये राइजोबियम जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। देखिए, अब फिर से वही सहजीवी संबंध वाली बात आएगी यहाँ पर, जो अपन अभी कवक और सहवाल के लिए पढ़कर आए हैं कि दो जीव आपस में एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए बिना अगर साथ साथ अपना जीवन यापन करते हैं तो उसे हम सहजीवी संबंध कहते हैं। तो यहाँ पर जो राइजोबियम है वो भी सहजीवी संबंध को ही दर्शाता है, क्योंकि ये राइजोबियम जीवाणु भी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं। आप लोगों ने कभी चने का पौधा उखाड़ा हो तो आप लोगों ने देखा होगा उसकी जड़ों में छोटी छोटी गांठें हमें दिखाई देती है। इन गांठों के अंदर कौन सा जीवाणु होता है? इन गांठों के अंदर जो है ये राइजोबियम जीवाणु होता है। ये राइजोबियम जीवाणु क्या करता है? जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन होती है उसका फिक्सेशन करता है, अर्थात उसको एक यौगिक में कन्वर्ट कर देता है, नाइट्रेट, नाइट्राइट वगैरह में कन्वर्ट करके उसको भूमि में मिलाता है। भूमि के अंदर वो नाइट्रोजन को निर्मुक्त करते हैं और वहाँ से नाइट्रोजन जो है विलय रूप में पौधे की जड़ों द्वारा पौधे को पहुँचा दी जाती है। देखिए, पादप की जड़ों में रहते हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। देखो, अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती है। इसके बदले पादप राइजोबियम जीवाणु को आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं। अब देखिए, राइजोबियम जीवाणु पौधे को क्या प्रदान कर रहा है? वातावरणीय नाइट्रोजन को फिक्स करके इनडायरेक्ट वे में घुलित अवस्था में पौधे को नाइट्रोजन पहुंचाने का काम कौन करता है? राइजोबियम जीवाणु। अब हमें ये भी पता है कि राइजोबियम जीवाणु जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, तो इसके बदले में पौधा उसको क्या प्रदान कर रहा है? पौधा उसको एक तो रहने के लिए आवास प्रदान कर रहा है और दूसरा क्या प्रदान कर रहा है? खाद्य प्रदान कर रहा है, यानी कि भोजन प्रदान कर रहा है। अतः उनमें सहजीवी संबंध होता है। देखिए, वही बात आई, राइजोबियम जीवाणु और फलीदार पौधों का जो संबंध है वो क्या है? सहजीवी संबंध कहलाता है। इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व है। दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसीलिए किसान को देखिए सलाह दी जाती है कि उसे
फसल जब वो तैयार करे तो कम से कम एक सीजन में वो खेत के अंदर फलीदार पौधे उगाए, यानी कि दाल कुल के पौधों की फसल लगाए, ताकि मिट्टी के अंदर जो नाइट्रोजन की कमी हो जाती है उसकी पूर्ति हो सके। ठीक है, तो देखिए, यही नहीं, दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए भी सामान्यतः उर्वरक की आवश्यकता नहीं रहती। इस अध्याय में आपने पढ़ा कि अधिकतर पादप स्वपोषी होते हैं। अधिकतर पादप कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं। बहुत कम ही पादप अन्य पोषण प्रणाली अपनाते हैं, जैसे कि परजीवी एवं मृतजीवी। ठीक है, परजीवी दूसरों से पोषण प्राप्त करते हैं, जैसे कि अपन ने बात करी थी अमरबेल की। अमरबेल क्या है? परजीवी है। मृतजीवी भी दूसरों से ही अपना पोषण प्राप्त करते हैं, जैसे कि कवक है, मशरूम है, ये क्या है? मृतजीवी है। तो ऐसे बहुत ही कम पौधे मिलेंगे जो कि दूसरों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। अधिकांश पौधे कैसे हैं? स्वपोषी हैं, जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं। परजीवी एवं मृतजीवी दूसरे पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं। सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पादप तथा अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं, अतः उन्हें क्या कहेंगे? देखिए, अतः उन्हें विषमपोषी के रूप में समूहीकृत किया गया है। विषमपोषी के रूप में समूहीकृत किया गया है। क्या हम कह सकते हैं कि कीटभक्षी पौधे आंशिक विषमपोषी हैं? बिल्कुल सही बात है। कीटभक्षी पौधों के ऊपर ने बात करी थी। घटपर्णी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि घटपर्णी की जो पत्ती होती है वो घड़े का रूप ले लेती है और एक पत्ती रूपांतरित होकर एक ढक्कन नुमा संरचना बनाती है। जब भी कोई कीट उसके ऊपर बैठता है घड़े के ऊपर, तो वो ढक्कन बंद हो जाता है और वो कीट उस घड़े नुमा संरचना के अंदर बंद हो जाता है। उस घड़े नुमा संरचना के अंदर कुछ पाचक रसों का स्रवण होता है और वो घटपर्णी या पिक्चर प्लांट क्या करता है? उस कीट को पचा जाता है। ठीक है, लेकिन हमने ये भी बात करी थी कि कीटभक्षी पादपों में पर्णहरित होता है, क्लोरोफिल होता है और वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी करते हैं। ठीक है, अब जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो वो कैसे हुए? स्वपोषी हुए। लेकिन वो कीटों का भक्षण कर रहे हैं, तो वो क्या हो गए? विषमपोषी भी हो गए। तो ऐसा क्यों करता है कीटभक्षी पादप? इसकी चर्चा भी अपन ने करी थी कि उसे प्रकाश संश्लेषण के लिए जो उपयुक्त पोषक पदार्थ होते हैं वो नहीं मिल पाते, इसलिए वो कीटों का भक्षण करके उचित पोषक पदार्थों की प्राप्ति करता है। तो कीटभक्षी पादप को हम आंशिक विषमपोषी कह सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, देखिए, इसके बाद में हमारा चैप्टर यहाँ ख़त्म हुआ और कुछ वर्ड्स जो नए आए हैं वो देखिए। स्वपोषी क्या होता है? स्वपोषी की बात करें तो आप लोग जानते हो कि जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, कहाँ से? कच्चे पदार्थ के रूप में वो मृदा से, जैसे पेड़ पौधे हैं जो खनिज और जल जो मृदा से प्राप्त करते हैं, हवा वातावरण से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सूर्य का प्रकाश वातावरण से लेते हैं, तो वो स्वपोषी होते हैं। तो आप कह सकते हो कि जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं। क्लोरोफिल एक वर्णक है जो पेड़ों की पत्तियों में पाया जाता है और ये हरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है। विषमपोषी किसे कहेंगे? वो जीव जो अपने पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं, विषमपोषी कहलाते हैं। परपोषी वो जीव जो दूसरों का पोषण करते हैं वो परपोषी कहलाते हैं। कीटभक्षी पादप, जैसे कि घटपर्णी एक कीटभक्षी पादप होता है। पोषक वे होते हैं जो ऊर्जा के लिए आवश्यक होते हैं। परजीवी जो दूसरों पर जीवन यापन करते हैं वो परजीवी कहलाते हैं, जैसे कि अमरबेल। प्रकाश संश्लेषण एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधे स्वयं प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। मृतजीवी जो मृत जीवों के ऊपर अपना जीवन यापन करते हैं वो मृतजीवी कहलाते हैं। रंध्र क्या होते हैं? रंध्र पत्तियों पे पाए जाते हैं, बारीक बारीक छिद्र होते हैं जो कि गैसों का एक्सचेंज करते हैं, साथ में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को संपन्न करते हैं, रंध्र कहलाते हैं। सहजीवी संबंध वह संबंध जिसके अंदर दो जीव एक दूसरे को बिना किसी प्रकार की हानि पहुँचाए अपना जीवन यापन करते हैं, सहजीवी संबंध कहलाता है। कवक एक प्रकार का मृत जीवी है जिसके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। ठीक है, इसके बाद में आता है आपने क्या सीखा। तो क्या सीखा के अंदर आपने देखा होगा कि जो महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं वो महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा
एक चैप्टर के निचोड़ के रूप में इसमें बात करी गई है। एक बार फिर से मैं आप लोगों को रिमाइंड करवा देता हूँ इसको। देखिए, पहला पॉइंट है, सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है जिसका उपयोग वे अपनी वृद्धि एवं शरीर के रखरखाव के लिए तथा आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति के लिए करते हैं। किसकी आवश्यकता होती है? खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है, ठीक है, जिसका उपयोग वो किस में करते हैं? अपने शरीर की वृद्धि करने में करते हैं, शरीर के रखरखाव के लिए करते हैं और आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति के लिए करते हैं। इसके बाद में आता है, हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपना खाद्य स्वयं संश्लेषित करते हैं। हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज जैसे सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग कर खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं। किस किस का उपयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज, जल, इन सब का उपयोग वो खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल एवं सूर्य के प्रकाश का होना अनिवार्य रूप से आवश्यक है। इसकी बात अपन ने करी भी थी। एक एक्टिविटी भी अपन ने देखी थी कि एक पौधे को हमने 72 घंटे के लिए अंधेरे कमरे में रख दिया था और फिर उसकी पत्ती का जब हमने आयोडीन टेस्ट किया था तो हमें पता चला था कि उस पत्ती ने आयोडीन टेस्ट नहीं दिया, जिससे हमने ये निष्कर्ष निकाला था कि उसकी पत्ती के अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट का निर्माण नहीं हुआ, स्टार्च का निर्माण नहीं हुआ, क्योंकि उसे सूर्य का प्रकाश नहीं मिला। अतः प्रकाश संश्लेषण के लिए ये मस्ट है कि सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल दोनों चीज़ें आवश्यक होती है। कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल रासायनिक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद हैं। कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल रासायनिक पदार्थ कब बनते हैं? ये प्रकाश संश्लेषण के मुख्य उत्पाद हैं। इसके बाद में देखिए, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा का संचयन किया जाता है। सूर्य की ऊर्जा को संचित करते हैं कौन से प्रोसेस में? प्रकाश संश्लेषण के प्रोसेस के अंदर। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पादित होती है। देखिए, ये इम्पोर्टेंट है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंदर ऑक्सीजन गैस उत्पादित होती है। इस ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीव उनकी उत्तरजीविता के लिए करते हैं। उत्तरजीविता का मतलब होता है जीवित रहने के लिए करते हैं। ऑक्सीजन नहीं होगी तो श्वसन क्रिया नहीं होगी, श्वसन क्रिया नहीं होगी तो किसी भी जीव का जिंदा रहना संभव नहीं है। कवक अपना पोषण मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं, वे मृतजीवी कहलाते हैं। अमरबेल जैसे पादप क्या कहलाते हैं? परजीवी हैं, वे परपोषी पादप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मैंने इसमें एक एग्जाम्पल भी दिया था रंजके का पेड़ का, ठीक है, कि जो रंजके का पादप होता है उसके ऊपर पीले धागे के समान संरचना लिपट जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? अमरबेल कहते हैं। अमरबेल के अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसलिए दूसरे से पोषण प्राप्त करती है, इसलिए परजीवी कहलाती है। यहाँ पर मैंने एक गड़बड़ से एक मिस्टेक हो गई थी और मैंने एक एग्जाम्पल और दिया था कि बरगद के पेड़ पे अमरबेल चढ़ जाती है। बच्चों, ये थोड़ा सा मैं गलत बोल गया था, यहाँ पे बरगद का पेड़ नहीं है, एक बड़े पेड़ का एग्जाम्पल मेरे को देना था और बाय मिस्टेक में बरगद बोल गया, तो इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लें। बरगद के पेड़ के ऊपर अमरबेल नहीं चढ़ेगी कभी भी, ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप उसको करेक्ट कर लेना। वहाँ पे एक बड़े पेड़ की बात की गई है, बरगद का पेड़ नहीं है। कुछ पादप एवं अन्य सभी जीव अपने पोषण हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, अतः विषमपोषी कहलाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आगे इसके क्वेश्चन आंसर्स की बारी आती है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर करवाऊँगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करना और इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करें तो उसका मैसेज आपके पास पहुंच जाए। जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे, नीचे एक घंटी का निशान आएगा, उस बेल को आप क्या करें? प्रेस कर दें, दबा दें, या आप उसको जैसे ही टच करेंगे तो 3 ऑप्शन खुलेंगे, ऑल, पर्सनलाइज, कुछ इस तरीके से करके, तो आप ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड किया जाएगा तो नया वीडियो आपको तुरंत मिल जाएगा, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में मैं बात करूँगा इसके क्वेश्चन आंसर्स की। नेक्स्ट सेशन का, नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार करें। धन्यवाद।